साल 2013 आईपीएल अपने पीक पर था। लाइक पैक्ड स्टेडियम, थ्रिलिंग मैचेस एंड ग्लोबल ऑडियंस, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी न्यूज आती है जो ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को शॉक कर देती है। 16 मई 2013 दिल्ली पुलिस बॉम्बे में अलग अलग जगह रेड करती है और स्पॉट फिक्सिंग एलिगेशंस में बुकीज के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को भी अरेस्ट कर लेती है। उन प्लेयर्स में एक प्लेयर ऐसा था जिसने इंडिया को 2007 एंड 2011 वर्ल्ड कप जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया था। इस एक न्यूज के बाहर आते ही पूरे इंडिया में केओस मच जाता है और हर क्रिकेट फैन बस एक ही क्वेश्चन पूछा था, क्या आईपीएल सही में फिक्स्ड होता है? क्रिकेट जो इंडिया में सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक रिलीजन है, उस रिलीजन पर 2000s में हुए मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद पहली बार क्वेश्चन रेज होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन आखिर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? कौन कौन लोग इसके पीछे थे? और क्या ये सिर्फ प्लेयर्स तक ही लिमिटेड था या फिर इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था? और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आईपीएल हम देख रहे हैं, क्या वो सही में फिक्स्ड होता है? देखो, ये पूरा स्कैंडल अचानक नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी आईपीएल 2012 के सीजन से। 2012 तक आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि बिजनेस एम्पायर बन चुका था। करोड़ों में पैसा, बड़े ब्रांड्स एंड ग्लैमर से भरा एक प्लेटफॉर्म। लेकिन जितनी स्पीड से ये लीग ग्रो कर रही थी, उतनी क्वाइटली इस लीग में एक और चीज ग्रो हो रही थी, और वो थी सट्टा, ऑनलाइन बैटिंग एंड बुकीज का नेटवर्क। हर मैच पे पैसा लग रहा था, हर बॉल पहले से फिक्स हो रही थी और धीरे धीरे बिहाइंड द कर्टन ये सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। उस टाइम पर बुकीज एक सीजन में इतना पैसा कमा रहे थे जो कई प्रोफेशनल प्लेयर्स की इनकम से भी ज्यादा था। और सबसे बड़ी बात, किसी को डर नहीं था, ना कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग, ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन और ना ही कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ जो उनको रोक सके। लेकिन इसी टाइम पर एक न्यूज चैनल का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है, जहाँ कैमरा के सामने कुछ प्लेयर्स ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक ओवर में फिक्स रन देना है, नो बॉल फिक्स है और बदले में सीधा कैश। तो नो बॉल होगी, एक वाइट बॉल होगी, एक ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब, आप एजेंट हो, आप बताओ। 10 लाख एक नो बॉल के। इस एक स्टिंग ऑपरेशन से सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम थी कि ये प्लेयर्स कोई बड़े प्लेयर्स नहीं बल्कि डोमेस्टिक प्लेयर्स थे। इसलिए बीसीसीआई इमीडिएटली एक्शन लेती है एंड प्लेयर्स को बैन कर देती है। लेकिन रियल गेम वो अब स्टार्ट होता है, क्योंकि पुलिस को एक बात क्लियर समझ आ चुकी थी कि अगर नीचे के लेवल पे स्पॉट फिक्सिंग हो सकती है तो ऊपर तक पहुंचना सिर्फ टाइम की बात है। जिसके बाद दिल्ली एंड बॉम्बे पुलिस इस पूरे नेटवर्क को ट्रैक करना स्टार्ट करती है। 2012 के बाद पुलिस ऑलरेडी अलर्ट हो चुकी थी, क्योंकि उनको पता था कि ये सिर्फ छोटे लेवल का इशू नहीं बल्कि कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस मोमेंट पे पुलिस के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, ना ही कोई डायरेक्ट लिंक और ना ही कोई बड़ा नाम। सो कहने को इन्वेस्टिगेशन चल तो रही थी लेकिन केस आगे नहीं बढ़ रहा था। और तभी दिल्ली पुलिस को मिलता है पहला ब्रेक। 2013 की स्टार्टिंग में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आती है जो इस पूरे केस का डायरेक्शन चेंज कर देती है। एक्चुअली कॉल ट्रैकिंग के टाइम पर पुलिस को 2 नेम बार बार सुनाई दे रहे थे, जिसको सुनकर पुलिस भी सीरियस हो जाती है। और ये नाम थे दाऊद इब्राहिम एंड छोटा शकील। अब ये सिर्फ क्रिकेट का केस नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बन चुका था। ये वही नेटवर्क था जो 2000s में हुए मैच फिक्सिंग स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व था। अगर आपको इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल पे डिटेल वीडियो देखना है तो क्लिक ऑन आई बटन। इन 2 नामों को सुनने के बाद सीबीआई इमीडिएटली एक चार्जशीट फाइल करती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को 2 फोन नंबर मिलते हैं, एक पाकिस्तान का और एक दुबई का, जिसके बाद ये केस इमीडिएटली ट्रांसफर होता है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को। और यहीं से स्टार्ट होता है फोन टैपिंग ऑपरेशन, जिसके बाद लगभग 2 महीने तक हर फोन कॉल को ट्रैक किया जा रहा था। और इन फोन कॉल्स को सुनने के बाद धीरे धीरे एक नेटवर्क सामने आने लगता है। टिंकू मंडी, किरण डोले और सुनील भाटिया, बुकीज की एक पूरी चेन का कनेक्शन जुड़ने लगता है और धीरे धीरे लिंक्स भी क्लियर होने लगते हैं। और फिर एक शॉकिंग नाम सबके सामने आता है, जीजू जनार्दन। अब यहीं पर एक बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि ये जीजू जनार्दन था कौन? देखो, जीजू जनार्दन इंडियन पेसर श्रीसंत का कजिन और गुजरात अंडर 22 टीम का प्लेयर था और अब वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का मेन लिंक बन चुका था। जिसके बाद पुलिस उनके कॉल सुन रही थी, उनकी एक्टिविटीज ट्रैक कर रही थी और धीरे धीरे एक और कनेक्शन सामने आने लगा। ये कनेक्शन इतना ज्यादा शॉकिंग था कि पहले तो पुलिस को बिलीव नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी और कॉल सुनने के बाद उनको भी कंफर्म हो गया। ये प्लेयर और कोई नहीं, एस श्रीसंत थे, जो उस सीजन राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेल रहे थे। एक ऐसा प्लेयर जिसने इंडिया को 2007 एंड 2011 वर्ल्ड कप जिताने में क्रूशियल रोल प्ले किया। अब वही प्लेयर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का मेन कैरेक्टर बन चुका था। अब तक जो केस बुकीज और डोमेस्टिक प्लेयर्स तक लिमिटेड था, अब वो इंडियन टीम तक पहुंच चुका था। और सिर्फ यही नहीं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में राजस्थान रॉयल्स के एक और प्लेयर का नाम सामने आता है, अजीत चांडीला। इन 2 बड़े नाम के आने के बाद दिल्ली पुलिस के सामने पिक्चर क्लियर होने लगी थी कि ये कोई रैंडम बैटिंग नहीं बल्कि प्लांट फिक्सिंग है। पुलिस को ये समझ आ गया था कि आईपीएल का ये पूरा गेम ग्राउंड के अंदर से नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर से कंट्रोल हो रहा था। अब दिल्ली पुलिस का प्लान सिंपल था, लाइव मॉनिटरिंग होगी, हर कॉल्स को सुना जाएगा, हर सिग्नल को डिकोड किया जाएगा और प्लेयर्स को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अभी तक आईपीएल 2013 आधा खत्म हो चुका था और इस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके थे। लेकिन पुलिस ने इस केस को इतना सीक्रेटली एग्जीक्यूट किया था कि किसी फैन या मीडिया को इस स्कैंडल के बारे में आइडिया तक नहीं लग पाया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस न सिर्फ आईपीएल के हर मैच को ट्रैक कर रही थी बल्कि हर सिग्नल
सिग्नल को डिकोड भी कर रही थी, जिसके बाद पुलिस को धीरे धीरे पैटर्न समझ आने लगा, क्योंकि फोन कॉल्स पे कोड वर्ड यूज हो रहे थे, लाइक टॉवल से सिग्नल देना, रिस्ट बैंड एडजस्ट करना, अपने रनअप को लंबा करना, ओवर में डिसाइडेड रन्स देना। और मैच में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा फोन कॉल पे बुकीज एंड प्लेयर्स ने डिसाइड किया था। और इसकी स्टार्टिंग होती है 5 मई 2013 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पुणे वॉरियर्स के मैच से। इस मैच में अजीत चांडिला को उनके सेकंड ओवर में 14 से ज्यादा रन देने थे, और मैच में एग्जैक्टली वही होता है। चांडिला अपने सेकंड ओवर में 16 रन देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है। अपने सेकंड ओवर की स्टार्टिंग में वो सिग्नल देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बुकीज को करोड़ों का नुकसान हो जाता है। फिर आता है 9 मई 2013 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब का मैच, और इस बार बुकीज एंड प्लेयर्स के बीच में प्लानिंग पहले से भी ज्यादा टाइट थी। इस मैच में एस श्रीसंत को अपने टॉवल से सिग्नल देना था, लॉन्ग रन अप लेना था, और उस ओवर में स्पेसिफिक रन देने थे। और जब मैच स्टार्ट होता है तो एग्जैक्टली वही चीजें होती है जो कॉल पे ऑलरेडी डिसाइड करी गई थी। टॉवल से सिग्नल दिया जाता है, उस ओवर में स्पेसिफिक रन दिए जाते हैं, एंड स्पॉट फिक्सिंग सक्सेसफुल हो जाती है। इस मैच के खत्म होते ही दिल्ली पुलिस के पास इन दोनों प्लेयर्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ चुके थे। और फिर आता है 15 मई 2013 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, और ये बनता है दिल्ली पुलिस का फाइनल ट्रैप, क्योंकि इस मैच में राजस्थान रॉयल्स का एक और प्लेयर अनिकेत चौहान स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व होता है। बोला अच्छा ठीक है, मैं यस कर दूं ना? बोला हाँ, वही जो जितना बताया था, 60 बोल दिया है उनको, मींस एक ओवर के 60 लाख रुपए। इस स्पॉट फिक्सिंग का अमाउंट ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीस होता है। इस बार दिल्ली पुलिस के पास सब कुछ था, लाइक कॉल रिकॉर्डिंग, सिग्नल्स जो मैच में यूज हुए, और एक परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि इस बार उन्होंने प्लेयर्स को रंगे हाथों पकड़ा था। राजस्थान एंड मुंबई का मैच खत्म होते ही रियल गेम स्टार्ट होता है, एंड दिल्ली पुलिस इमीडिएटली एक्शन लेते हुए मुंबई में अलग अलग लोकेशंस पे रेड करती है। एस श्रीसंत को उनके फ्रेंड के घर से अरेस्ट किया जाता है, जहाँ से बैटिंग अमाउंट भी रिकवर होता है। इसके साथ पुलिस जीजू जनार्दन को भी अरेस्ट कर लेती है, और जब उनको कस्टडी में लिया जाता है तब उनके पास से कैश, डायरीज और फिक्सिंग के रिकॉर्ड सब कुछ मिलते हैं। फिर अरेस्ट के चौहान एंड अजीत चांडिला, और साथ में दिल्ली पुलिस बॉम्बे से 10 से ज्यादा बुकीज को भी अरेस्ट करती है। एंड सुबह होते होते ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। जो फैंस कल तक अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, आज वही फैंस इस न्यूज के बाहर आने के बाद सबसे ज्यादा शॉक में थे। ये कोई मैच फिक्सिंग नहीं बल्कि स्पॉट फिक्सिंग थी, जिसमें पूरे मैच को नहीं बल्कि मैच के कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स को फिक्स किया जा रहा था। इन तीनों प्लेयर्स एंड बुकीज को अरेस्ट करने के बाद बीसीसीआई पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, और फिर आता है सितंबर 2013 में फाइनल डिसीजन, जहाँ बीसीसीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए एस श्रीसंत, अनिकेत चौहान और अजीत चांडिला तीनों को बैन कर देती है। हालांकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट श्रीसंत के ऊपर लगे लाइफ टाइम बैन को हटा देती है, लेकिन इस स्पॉट फिक्सिंग के कारण इन तीनों प्लेयर्स का करियर एक सेकंड में खत्म हो गया। लेकिन इस स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये स्पॉट फिक्सिंग सिर्फ प्लेयर्स तक ही लिमिटेड थी तो आप बिल्कुल गलत हो। बिकॉज इन्वेस्टिगेशन में आगे जो नाम निकल के सामने आए उन्होंने आईपीएल की फाउंडेशन तक को हिला दिया। दिल्ली पुलिस के बाद मुंबई पुलिस अपनी तरफ से इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, और इसी इन्वेस्टिगेशन में उनके सामने एक और बड़ा नाम निकल के आता है, असद रऊफ, एक पाकिस्तानी अंपायर, जो इस स्कैंडल में अपना नाम आते ही आईपीएल को बीच में छोड़कर अपनी कंट्री भाग जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस उनके कॉल्स को ट्रैक करती है, वहां से एक और बड़ा नाम निकल के सामने आता है, और वो नाम होता है बिंदु दारा सिंह। और यहीं से यह स्टोरी एक नए लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि अब ये केस सिर्फ प्लेयर्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये अंपायर्स, बॉलीवुड एंड आईपीएल के अंदर तक पहुंच चुका था। अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे कैसे यह स्कैंडल प्लेयर से निकलकर टीम ओनर्स तक पहुंचा, और कैसे कॉल रिकॉर्डिंग्स ने ये पूरा स्कैम एक्सपोज किया, और क्यों आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन किया गया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड शेयर बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।